नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जैसे पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, राजा महाराजाओं के यहाँ जब उनका राजपाट चला जाता था तो परिवार के अंदर झगड़े बढ़ जाते थे, आपस में मारकाट होने लगती थी, आरोप प्रत्यारोप और इस तरह के दौर चलने लगते थे। आखिर में होता ये था कि बिखराव धीरे धीरे बढ़ने लगता था परिवार के अंदर। जो बाकी राजपाट है उसकी तो बात छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल डायनेस्टी में भी ऐसा ही होता है। जहाँ भी पॉलिटिकल डायनेस्टी है यानी लोकतंत्र में जो राजशाही है, वहाँ भी सत्ता जाने पर ऐसा ही होता है। और इसका सबसे ताज़ा और सबसे बड़ा उदाहरण है नेहरू गांधी परिवार। इस परिवार की एक समय देश में तूती बोलती थी। जो चाहते थे वो होता था। इनका कहा हुआ, इनका बोला हुआ कानून था। ये अपने को कानून से ऊपर मानते थे और देश के तमाम लोग इनको कानून से ऊपर मानते थे। ये धारणा थी कि जो सामान्य कानून है, सामान्य लोगों पर लागू होते हैं, वो इन पर लागू नहीं होते। ज़माना बदल गया, समय बदल गया और सबसे बड़ी बात कहें, मतदाता बदल गया। मतदाता ने कहा कि नहीं, ये सिलसिला तो नहीं चल सकता, डेमोक्रेसी तो ऐसे नहीं चल सकती, राजशाही के ढंग से जो है वो लोकतंत्र नहीं चल सकता। 2014 तक देश के मतदाता को एक ऐसे नेता का इंतज़ार था, उसकी प्रतीक्षा थी कि वो आए और ये बदलने का नैतिक साहस, उसके साथ साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाए कि जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने नहीं देंगे, उसमें बदलाव लाएंगे। जैसे ही वो ये तय करेगा कि देश कानून के मुताबिक चलेगा और देश का कानून सब पर, छोटे बड़े, अच्छे बुरे, सब पर एक समान लागू होगा, ये स्थिति बदल जाएगी। ये जो डायनेस्टिक डेमोक्रेसी है, ये अपने पैरों पर खड़ी नहीं है, ये एक आडंबर के झूठ के पैरों पर खड़ी है और भरभरा कर गिरेगी रेत के महल की तरह, जैसे ही कानून का राज स्थापित करने की कोशिश होगी। तो मोदी आए, कानून का राज स्थापित होने लगा और इस परिवार का क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। तो जब परिवार की सत्ता गई, परिवार का वो रसूख गया, परिवार की वो हनक चली गई, तो अब परिवार के अंदर की जो दरारें हैं, जो पहले ढकी हुई थी, नज़र नहीं आती थी, जो दूर से बड़ी सुहावनी लगती थी, वो दरारें अब खुलकर सामने नज़र आने लगी। सोनिया गांधी मतदाता के डर से रायबरेली छोड़कर, उत्तर प्रदेश छोड़कर चली गई। राजस्थान से वो राज्यसभा में जा रही हैं, उनका जाना तय ही है। अब वो राज्यसभा की सदस्य होंगी, तो उन्होंने संसदीय राजनीति नहीं छोड़ी है, संसदीय राजनीति में बनी रहेंगी, लेकिन लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। क्यों नहीं लड़ेंगी आखिर? वो कांग्रेस की सर्वेसर्वा हैं, कांग्रेस की सर्वोच्च नेता हैं, यूपीए की यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो गठबंधन है उसकी अध्यक्ष हैं, और इंडी जो अलायंस बना है उसमें पद उनका भले ही कुछ ना हो, लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा चलती है। ऐसे नेता की मोदी के खिलाफ जो सबसे बड़ी शक्ति के रूप में हो, सामने हो, उस नेता के पास पूरे 543 यानी 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में से एक सुरक्षित सीट ना हो और उसका जो पारिवारिक गढ़ की सीट रही हो वो भी असुरक्षित लगने लगे, तो इससे आप समझिए कि हवा बदल रही है, हवा का रुख बदल गया है। तो सोनिया गांधी को लोकसभा का मैदान छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन संसदीय राजनीति उन्होंने नहीं छोड़ी है, क्योंकि संसदीय राजनीति से ही सत्ता आती है और सत्ता से ही ताकत आती है और ताकत से ही आपका राज चलता है, आपका रसूख बनता है। तो राज्यसभा के जरिए भले ही वो संसद में पहुंच जाएं, लेकिन अब वो उनका रुतबा नहीं रहेगा जो लोकसभा सीट जीतकर आने पर होता था, लेकिन फिर भी संसद में रहेंगी और संसद में रहेंगी और पार्टी की सर्वेसर्वा तो है ही। लेकिन पार्टी में जो कुछ भी हो, पार्टी का जो कुछ भी हो, परिवार का क्या होगा? कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, लेकिन अभी तो लग रहा है कि परिवार मुक्त जो है राजनीति होने जा रही है। मैं नेहरू गांधी परिवार की सिर्फ बात कर रहा हूँ अभी। उसकी वजह मतदाता का जो रुख है वो तो है ही, अंदर के झगड़े भी हैं। राहुल गांधी अमेठी छोड़कर चले गए वायनाड। पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में अमेठी की हवा जब उनको बदली हुई नज़र आने लगी, जो सोनिया गांधी ने और पहले भांप ली,
रायबरेली की हवा। नॉमिनेशन से पहले ही उन्होंने मैदान छोड़ दिया। राहुल गांधी ने नॉमिनेशन के बाद मैदान छोड़ा और वायनाड चले गए केरल के, और वहाँ से सुरक्षित सीट तलाशी, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, निर्वाचन क्षेत्र है, और वहाँ से IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के समर्थन से चुनाव लड़े हैं और जीते, लोकसभा में पहुँचे। और आप याद रखिए 2019 में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करके चुनाव लड़ रही थी। तो जो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता था, पार्टी जिसको देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी, उसकी स्थिति को आप समझिए कि देश की 543 सीट्स में से एक भी सुरक्षित सीट उसके अपने दम पर नहीं थी। केरल की वायनाड भी नहीं जीतते राहुल गांधी अगर IUML का समर्थन उनको हासिल न होता। तो इससे परिवार की और कांग्रेस पार्टी दोनों की हालत का अंदाज़ा लगता है। लेकिन अभी राहुल गांधी की बात आज नहीं कर रहा हूँ, सोनिया गांधी की भी बात नहीं कर रहा हूँ। इस समय देश में कई राज्यों में राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव चल रहे हैं। इन चुनावों में अलग अलग राज्यों से कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने 12 उम्मीदवार खड़े किए। 12 में एक सोनिया गांधी हैं राजस्थान से, आपको पता है, और इन्हीं 12 में स्थान चाहती थी प्रियंका वाड्रा। प्रियंका वाड्रा के बारे में एक ये धारणा बनाई गई थी कि जिस दिन वो राजनीति में आएंगी, राजनीति को बदल देंगी, या कम से कम उत्तर प्रदेश की राजनीति को तो बदल ही देंगी। किस आधार पर बदल देंगी, किन तथ्यों तर्कों के आधार पर ये बात कही जाती थी कि वो अपनी दादी की तरह चलती हैं, उनकी नाक अपनी दादी की तरह है, साड़ी अपनी दादी की तरह पहनती हैं। ये सब राजशाही ज़माने के जो टोने टोटके थे, उनका समय निकल चुका है। इस देश का लोकतंत्र जो है बहुत मजबूत हो चुका है, बहुत प्रौढ़ हो चुका है। मतदाता को ये सब समझ में आता है, ये दिखावे की चीज़ें हैं, इनसे उसकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। उसने देखा है कि इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने उसके लिए क्या किया है, तो इन बातों से वो प्रभावित होने वाली नहीं है। उसका उदाहरण भी आया सामने। 2019 के चुनाव में आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश का प्रभार प्रियंका वाड्रा को दिया गया, उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया, और उनके पास पहले से रायबरेली और अमेठी का जिम्मा तो था ही। रायबरेली में किसी तरह से सोनिया गांधी जीती। सोनिया गांधी क्यों छोड़कर गई रायबरेली, क्यों राज्यसभा में गई, क्यों लोकसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं की, क्यों उत्तर प्रदेश की 80 में से एक भी सीट उन्हें ऐसी नज़र नहीं आई जहां से वो लोकसभा में पहुंच सकें। कहा जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य खराब है, इसलिए लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी। ये बात बिल्कुल सही है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन जब स्वास्थ्य ठीक था तब भी लोकसभा चुनाव में वो बहुत ज़्यादा भागदौड़ या मेहनत नहीं करती थी। 2 या 3 रैलियां मुश्किल से करती थी और एक आध दिन जनसंपर्क, बाकी जो उनके चुनाव प्रभारी हैं वो सारा काम वो लोग देखते थे। अब वो स्थिति क्यों नहीं रह गई? इसलिए कि 2014 और 2019 2 लोकसभा चुनाव के नतीजे अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि सोनिया गांधी की जीत का मार्जिन रायबरेली लोकसभा में एकदम से आश्चर्यजनक रूप से कम हो गया। यानी इस आशंका इस बार इस बात की थी कि वो रायबरेली से अगर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी तो हार सकती हैं। वो इसलिए मैं इतने दावे के साथ कह रहा हूँ कि पिछला चुनाव याद रखिए, पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। गठबंधन की दोनों पार्टियों, गठबंधन में शामिल इन दोनों पार्टियों ने कांग्रेस के लिए 80 में से 4 सीटें छोड़ दी थी, अमेठी, रायबरेली, उसके अलावा कानपुर और सहारनपुर। तो अमेठी भी नहीं जीत पाई कांग्रेस, रायबरेली बड़ी मुश्किल से जीती, और रायबरेली जीतने का मेरा मानना है कि सबसे बड़ा कारण था भारतीय जनता पार्टी का कमज़ोर कैंडिडेट दिनेश सिंह। जो उम्मीदवार बनाए गए वो कुछ समय पहले तक गांधी परिवार के करीबी व्यक्ति माने जाते थे, उनके इशारे पर काम करने वाले, उनके इशारे पर चलने वाले व्यक्ति थे। लोगों ने उनको परिवार के विरोधी के रूप में या राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं देखा। तो वो सीट बीजेपी को हारनी ही थी। बीजेपी ने उतने मन से वो सीट लड़ी भी नहीं, पूरी ताकत लगाई नहीं जैसी अमेठी में लगाई। अमेठी केवल 2019 की बात नहीं कर रहा हूँ, 2014 में भी स्मृति ईरानी जब लड़ी
दोनों बार लड़ी थी वही, 2019 में जीती, 2014 में हार गई थी, तब भी वो पूरी ताकत से लड़ी थी। लेकिन रायबरेली उतनी ताकत से बीजेपी नहीं लड़ी थी। उसकी वजह थी कि जिस उम्मीदवार को चाहती थी पार्टी, वो उम्मीदवार तैयार नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी, योजना जो थी कि अमेठी से स्मृति ईरानी और रायबरेली से उमा भारती को उम्मीदवार बनाया जाए सोनिया गांधी के खिलाफ, और अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी को। लेकिन उमा भारती तैयार तो हुई रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन वो चाहती थी, वहाँ झांसी से उस समय सांसद थी, वो चाहती थी झांसी और रायबरेली दोनों सीटों से वो चुनाव लड़ें। पार्टी ने कहा कि ये नहीं हो सकता, इसका संदेश ठीक नहीं जाएगा। इसका संदेश सीधा ये जाएगा कि आपको रायबरेली में जीत की उम्मीद नहीं है। हालांकि उनको पार्टी ने ये भी आश्वासन दिया था कि अगर आप लोकसभा चुनाव रायबरेली से हार जाती हैं तो आपको राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, जो स्मृति ईरानी के साथ हुआ। वो भी 2014 में अमेठी का लोकसभा चुनाव हार गई थी, उनको राज्यसभा भेजा गया। पार्टी ने अब राज्यसभा ही नहीं भेजा, मंत्री भी बनाया। तो सोनिया गांधी को इस बार लगा कि ये सब, चूँकि सपा बसपा का अलायंस नहीं है, अभी तक बसपा ने इस बात की घोषणा नहीं की है कि वो रायबरेली से अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। समाजवादी पार्टी ने हालांकि रायबरेली सीट छोड़ने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन रायबरेली में वो कितना समर्थन करेगी इसका कोई भरोसा नहीं था। तो ये बात तय लग रही थी कि वो चुनाव हार सकती है। तो हार की आशंका से सोनिया गांधी चली गई। अब प्रियंका वाड्रा इससे पहले, जब तक हार की आशंका नहीं थी, तब तक चाहती थी कि सोनिया गांधी राज्यसभा जाएं और रायबरेली से वो लोकसभा चुनाव लड़ें। लेकिन उनको मालूम है कि अगर सोनिया गांधी नहीं जीतने वाली तो उनके जीतने की तो कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतारा गया इस उम्मीद से कि वो चमत्कार करेंगी, लेकिन चमत्कार तो कोई हुआ नहीं। वो उत्तर प्रदेश का 2022 का विधानसभा चुनाव की प्रभारी थी पूरे प्रदेश की। उन्होंने एक नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन लड़ नहीं पाई। ये साफ नज़र आया। 403 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली। 2 में से भी एक सीट जो है आराधना मिश्रा की जो जीती, जो प्रमोद तिवारी जो अभी राज्यसभा में डिप्टी लीडर हैं कांग्रेस के, उनकी बेटी हैं। और वो सीट ऐसी है कि प्रमोद तिवारी लंबे समय से, दशकों से लगातार जीतते आ रहे हैं। अगर वो कांग्रेस के टिकट पर न भी लड़ें तब भी वो सीट जीत सकते हैं। इसलिए कांग्रेस का जनाधार उत्तर प्रदेश से ख़त्म हो चुका है। उसे पूरे प्रदेश में कुल मिलाकर सिर्फ 2.3%, 2.3% वोट मिले। तो प्रियंका वाड्रा के आने से कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन प्रियंका वाड्रा के जो रणनीतिकार हैं एक चमत्कार की उम्मीद में घूम रहे थे। हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें प्रियंका वाड्रा ने 3-4 सभाएं एड्रेस की। उसके बाद नतीजा निकला तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई। तो ये प्रचारित किया गया कि प्रियंका के प्रचार की वजह से कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में जीत गई और वो जहाँ प्रचार करेंगी वहाँ कांग्रेस की किस्मत बदल देंगी। हालांकि उसके बाद फिर ऐसा खेल कहीं हुआ नहीं। हिमाचल में जीत का कारण कांग्रेस की सबसे बड़ा कारण था बीजेपी का, बीजेपी के बड़े नेताओं का आपसी मनमुटाव और झगड़ा। लेकिन वो कहानी, वो किस्सा अलग है। अभी बात कांग्रेस की हो रही है। तो प्रियंका वाड्रा चाहती थी कि ये जो 12 उम्मीदवार घोषित किए जा रहे हैं राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए, उनमें से एक नाम उनका भी हो। लेकिन न तो परिवार तैयार हुआ न पार्टी। परिवार तैयार नहीं हुआ तो पार्टी कैसे तैयार हो सकती थी। तो उनको राज्यसभा में नहीं भेजने का फैसला पार्टी का नहीं, परिवार का था। और ये परिवार के अंदरूनी झगड़े का एक बड़ा कारण आने वाले दिनों में बनने वाला है। उसका पहला प्रमाण मिला जब शुक्रवार को एक चिट्ठी जारी की प्रियंका वाड्रा ने। आपको मालूम है कि राहुल गांधी इस समय भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाली है शनिवार को। इस यात्रा का रूट पहले ही उत्तर प्रदेश में कम किया जा चुका है। पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा समय लगाने वाले थे, लेकिन जैसे ही जयंत चौधरी इंडी अलायंस छोड़कर एनडीए में गए तो वहाँ पर जो है वो दिनों की संख्या कम कर दी गई, समय कम कर दिया गया। और बहाना क्या बनाया गया? कहा गया कि बच्चों के इम्तहान करीब हैं, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। जैसे बच्चों के इम्तहान सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश में और कहीं नहीं है, या देश के और किसी कोने में नहीं है।
तो ये इस तरह के बहाने जनता भी समझती है, लेकिन क्या करें, कैसे कहें कि हमको जो है समर्थन मिलने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए जो है यात्रा के दिन कम कर दिए गए, समय कम कर दिया गया। प्रियंका वाड्रा ने एक बयान जारी करके कहा है कि अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, इसलिए वो यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगी। जब भी उनकी तबीयत ठीक होगी, स्वास्थ्य ठीक होगा, तो यात्रा में शामिल होने की कोशिश करेंगी। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आ रही है और प्रियंका वाड्रा उसमें शामिल नहीं होंगी। याद कीजिए, उनकी यात्रा का जो पहला चरण था, पहली बार जब गए थे तब कई जगह पर प्रियंका वाड्रा उसमें शामिल हुई थी। 1 महीना हो गया, 13 जनवरी को मणिपुर से ये यात्रा शुरू हुई थी। इस यात्रा का ये दूसरा चरण शुरू हुआ था। तब से अब तक प्रियंका वाड्रा कहीं भी यात्रा में शामिल नहीं हुई। अभी तो उनकी चलिए तबीयत खराब हो गई है, जब तक तबीयत ठीक थी तब तक भी वो शामिल नहीं हुई थी। ये सब प्रमाण हैं कि परिवार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और परिवार के अंदर का ये झगड़ा आप मान कर चलिए, अगर लोकसभा चुनाव से पहले फूटकर सामने नहीं आया तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद तो निश्चित रूप से आएगा। परिवार में वो जो कबीरदास ने लिखा है, साधो घर में झगड़ा भारी, तो वही स्थिति इस समय गांधी परिवार में है। झगड़ा तो बहुत भारी चल रहा है, उसकी बातें बहुत ज़्यादा सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन कुछ छिटपुट जो है वो संदेश और संकेत जो है सामने दिखाई दे रहे हैं। वो कब बड़ा रूप ले लेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन बड़ा रूप लेंगे ये बात तय नज़र आ रही है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।